नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग जो विषय है डिस्कस के लिए वो है विवेक यादव। हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार हमारे वीडियो देखते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। उन्होंने हमें 5 क्वेश्चन भेजे थे मेल के द्वारा। उन 5 क्वेश्चंस के हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, चारों ऑप्शन, उसके सही आंसर भी बताएंगे और क्वेश्चन के बारे में और जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस का सॉफ्ट कॉपी आप टेलीग्राम चैनल पर जो विपिन वर्मा साइकोलॉजी नाम से है, बाकी हमारे सब्सक्रिप्शन लिंक में, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो पहला सवाल हम लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। ये सेंट्रल टीटी के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन है, पहला आंसर है प्रकृति और पोषण पर बहस। दूसरा ऑप्शन है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तीसरा है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। बड़ा सरल सा सवाल है। इसमें एक जन्मजात यानी अर्जित और एक जन्मजात यानी एक एक्वायर्ड एक्टिविटी हो रही है और एक बर्थ बॉर्न एक्टिविटी हो रही है। जब हमने आपको वीडियो बनाया था इंटेलेक्ट यानी बुद्धि पर, तो पहली लाइन हमने डिस्कस की थी और कहा था कि मनोविज्ञान के अंदर यानी एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के अंदर बुद्धि का मामला अभी भी अपवादित है, अभी भी कंट्रोवर्सी में है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि अनुवांशिक और कुछ कहते हैं वातावरणीय है। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी को लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसको हम नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी या प्रकृति पोषण विवाद कहते हैं। यह क्वेश्चन भी उससे संबंधित है कि एक बच्चा है जिसके अंदर भाषा एक अर्जित क्षमता है या जन्मजात क्षमता है। तो यहाँ आपने भाषा के कई सारे वीडियो देखे हैं, पढ़ा है, जाना है। तो भाषा बर्थ बॉर्न कैपेसिटी है जो चामास्की कहते हैं LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। और दूसरा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग भाषा जो है सोशल यानी सामाजिक इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होती है। तो यहाँ जो मुद्दा है, पहला ऑप्शन राइट है, प्रकृति पोषण पर बहस से संबंधित है यानी नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी से संबंधित है। एक दूसरा सवाल है जो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए, अब आप जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग या अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, अमूर्त वर्ड जो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इसके बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज के बारे में सोचना या चिंतन करना जिसका परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण अधिकतम न किया जा सके, अमूर्त कहलाता है। जैसे सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप परसेप्ट यानी उसका प्रत्यक्षीकरण अधिकतम नहीं संभव होता है इंद्रियों के द्वारा, इसलिए वो अमूर्त है। जैसे आत्मा, परमात्मा, तो ये सारी चीजें क्या है, अमूर्त हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन जो है जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल की स्टेजेज हैं यानी जो पियाजे कहते हैं बालक का विकास जो है चरणबद्ध तरीके से होता है और बच्चा खोज के द्वारा सीखता है भौतिक वातावरण में संक्रिया या अंतःक्रिया के द्वारा। तो अमूर्त तार्किक चिंतन या अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की जो बात है, बच्चा कंप्लीट जो उसकी थिंकिंग स्टेज होती है, डेवलपिंग स्टेज होती है, उसमें करता है यानी चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था आपको पता है, सब लोग जानते हैं
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पहला सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें संवेदी अंगों के द्वारा सीखना होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें सीखना होता है भाषा के माध्यम से। मूर्त यानी कंक्रीट, कंक्रीट मतलब जिसका आप प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों से अधिकतम कर सकते हैं, यानी मूर्त तार्किक चिंतन के द्वारा सीखता है। और चौथी कंडीशन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया में औपचारिक या अमूर्त चिंतन का प्रयोग करता है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो चौथी स्टेज है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कंप्लीट होने की स्टेज भी है। और इसका जो एज ग्रुप होता है वो 11 से 15 वर्ष होता है। पहली जो अवस्था है उसकी 0 से 2, दूसरी है 2 से 7, तीसरी है 7 से 11, और चौथी है 11 से 15 वर्ष। तो ये पियाजे का सिद्धांत है, उससे संबंधित है। अगला सवाल नंबर है 4, और 4 नंबर सवाल है प्रगतिवादी शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी ही वीडियो आपके सामने आएगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर काम किया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसे फ्लेक्सिबल कैरिकुलम को इनहेंस करती है, क्लास में इंप्लीमेंट करती है, जो बच्चे के इंटरेस्ट और एफर्ट पर बेसिस होती है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, जहां का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होता है, जहां बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी शिक्षा को हम प्रकृतिवादी शिक्षा या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां से बहुत सवाल आते हैं, हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी क्वेश्चन है प्रगतिवादी शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहला ऑप्शन इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन जैसा लिखा है, आपने पढ़ा भी है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में। 96 नंबर पेज पर जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो अगर वर्बल नॉन वर्बल पनिश किया जाता है किसी बच्चे को तो वो पढ़ता नहीं है। पहले ऑप्शन में दंड की बात की गई है और अपने उपागम पर ही दृढ़ रहता है, तो यहां रिजिड इन्वायरमेंट या रिजिड कैरिकुलम की बात की जा रही है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में फ्लेक्सिबल कैरिकुलम को इंप्लीमेंट किया जाता है, दंड की कोई बात नहीं होती है, इंटरेस्ट और एफर्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो यहां पहला ऑप्शन गया खत्म। दूसरा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो टीचिंग मेथड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऐसी गतिविधियों पर आधारित होते हैं। यानी कोई सिचुएशन समस्या दे दी गई और उसकी समाधान करने या उसके आलोचनात्मक चिंतन, जरूरी थोड़ी है किसी समस्या का समाधान हो जाए, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल, इसमें गुण दोष या मल्टी मेथड कौन कौन से होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इस पर जोर देता है। तो दूसरा ऑप्शन हमें सही होता दिख रहा है। तीसरे ऑप्शन पर चर्चा करें, अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है इसकी बात नहीं करती। प्रगतिशील शिक्षा इन्वेंशन की बात करती है, खोज की बात करती है और गतिविधि की बात करती है, इंटरेक्शन की बात करती है। तो यहाँ अनुबंधन यानी जो तुम्हारा बॉन्डिंग बेस्ड लर्निंग है या कनेक्शनिज्म की बात करता है, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, इस पर आधारित नहीं है। चौथा ऑप्शन है पाठ पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत होते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड कैरिकुलम को बता रहा है, पाठ पुस्तकों पर आधारित होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या करती है, बच्चे के सराउंडिंग एनवायरनमेंट या उसके अनुभव या उसके एक्सपीरियंसेस को इंपॉर्टेंस देने वाली शिक्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही ऑप्शन 2 है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डीवी हैं। भारत में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर सबसे अधिक काम किया गिजुभाई बधेका ने, गिरजा शंकर भाई जी बधेका इनका पूरा नाम था। गुजरात में इन्होंने बाल मंदिर बनाए थे। जबकि प्रगतिवादी या प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो जॉन डीवी ने लेबोरेटरी स्कूल बनाए थे। तो हम इन पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, प्रगतिशील शिक्षा और गिजुभाई बधेका पर, क्योंकि अलग अलग एग्जाम जो डीएसएसबी से रिलेटेड है या केबीएस
पीआरटी में कई बार सवाल पूछा गया है। गिजुभाई बधेका को मूंछों वाली माँ भी कहा जाता था। इन्होंने 19 किताबें लिखी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है दिवा स्वप्न, पढ़ना चाहिए आप लोगों को लिए, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। क्वेश्चन इनका लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 विवेक भाई ने जो पूछा है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। विवेक ने सवाल पूछा है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर, डिफरेंट मुद्दे हैं जैसे कोरोना की समस्या है, या गरीब जो मजदूर हैं उनकी स्थिति है, या जो बच्चों की पढ़ाई है, विभिन्न मुद्दे और उन पर विमर्श करने के लिए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न किसको बढ़ावा देगा। सीधी सी बात है, अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, यानी गूढ़ चिंतन को बढ़ावा देगा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देगा। यहां 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, दूसरा है जानकारी का पुनः स्मरण, तीसरा है बच्चों का मानकीकृत आकलन और चौथा है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, यानी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन नंबर 4 है। पहला क्यों नहीं सही होगा, हमने वीडियो बनाया है अभिसारी और अपसारी में डिफरेंस। हमने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड सवाल प्रश्न करके एक वीडियो बनाया है, उसमें भी देख सकते हैं। और अभिसारी और अपसारी चिंतन में अंतर अगर आपको पता है, अभिसारी चिंतन मतलब बंधा हुआ चिंतन, यानी क्लोज एंडेड थिंकिंग, या कह सकते हो लिमिटेड या परंपरागत। और अपसारी जो होता है वो ओपन एंडेड होता है, क्रिएटिव होता है, एनालिटिकल होता है, नॉन ट्रेडिशनल होता है, और जो है बहुविधि मल्टी मैटर थिंकिंग होती है। तो यहाँ किसी भी मुद्दे पर बच्चे को खुलकर अपने व्यक्तिगत राय देने की बात की जा रही है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित है। एक क्वेश्चन बीच में गलती से छूट गया है, उसको भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद हमने 3 नंबर मिस कर दिया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। आपको पता है कोहल वर्ग ने मॉरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया है, यानी नैतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत पे इन्होंने हाइपोथेटिकल मोरलिटी की बात की है। 11 अलग अलग कहानियां सुना करके बच्चों की हाइपोथेटिकल मोरलिटी यानी नियमबद्ध नैतिकता के ऊपर अपना प्रकाश डाला है, जिसकी 3 मेन अवस्थाएं हैं और 3 की 2-2 और अवस्थाएं हैं। पहली 3 अवस्थाएं स्टेजेज हैं प्री कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज, दूसरी है कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज और चौथी है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज। तो इन आधार पर पहले में है बच्चा डिसीजन लेता है सोसाइटी के स्टैंडर्ड के बिहाफ पे, दूसरा सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी के बिहाफ पर, और तीसरा जो स्टेज है इसमें अपनी ओन थिंकिंग का प्रयोग करता है। यहाँ टिड फॉर टैड की स्थिति, तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तभी मैं ऐसा करूंगा। तो पहला ऑप्शन है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड एवं आज्ञा पालन, अच्छा लड़का लड़की, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है आपका, 4 नंबर ऑप्शन है। तो बच्चों हमने आपके 5 सवाल डिस्कस किए हैं। इनका पीडीएफ आपको लिंक रहेगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये रहेगा पीडीएफ, विपिन वर्मा साइकोलॉजी नाम से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमने पूरे जो 5 क्वेश्चन थे उनके डिस्कस कर दिए हैं आपको डिटेल में वीडियो में, वो आप वीडियो देख करके लाभ ले सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट सही कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, कुछ अच्छा लगा करे, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लाइक सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड कर दो, और अन्य प्लेटफॉर्म से भी हमें जुड़ करके विभिन्न प्रकार के नोट्स, अपनी समस्याएं और अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करोगे। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, अप्रोच लिया है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, कि हर संडे को विद्यार्थी
विद्यार्थी वार्ता नाम से हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे। अभी तो वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आगे चलकर हम उसे लाइव किया करेंगे। विद्यार्थी वार्ता में आपके विभिन्न सवाल यूजीसी नेट से लेकर के टेट, सीटेट, डीएसएसबी और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड उसमें आप हमें सवाल पूछोगे हमारे फेसबुक पेज पर विद विपिन के साथ, या हमारे टेलीग्राम चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी, या हमारे यूट्यूब चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछोगे और हर संडे को हम उनका डिटेल में डिस्कशन करते हुए एक लॉजिकल आंसर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।